गुड आफ्टरनून क्लास। हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था पिछले लेक्चर में, अ शर्ट इन द मार्केट। तो क्या क्या टॉपिक्स हमने कवर किए थे? सबसे पहले हमने कॉटन फार्मर इन कर्नूल देखा था, जिसमें हमने स्वप्ना की स्टोरी देखी थी, किस तरीके से वो कॉटन ग्रो करती है, फिर वो एक ट्रेडर को सेल करती है वो कॉटन। क्लियर? फिर वही ट्रेडर जो है उस कॉटन को यार्न सप्लायर को सेल कर देता है। यार्न सप्लायर फिर वीवर के पास यार्न भेजते हैं, और वीवर्स जो होते हैं फिर उससे कपड़ा बनाते हैं। क्लियर? और पूरा हमने प्रोसेस देखा था किस तरीके से लूम्स पे जो है क्लॉथ बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास तीन इमेजेस हैं, इमेज 1, 2 एंड 3। तो तीनों इमेज का डिस्क्रिप्शन दिया है, क्या दिया है देख लेते हैं। So this is a merchant shop in the bazaar. Over the years, these traders have developed extensive contact with garment firms around the country from whom they get orders. These traders purchase the yarn from others. तो ये जो फर्स्ट इमेज है, जो शॉप है, ठीक है, वो मर्चेंट की शॉप है। क्लियर? और ये मर्चेंट क्या करता है, ये ट्रेडर्स से, ठीक है, मतलब कॉटन वगैरह खरीदता है, यार्न खरीदता है, और फिर जो गांव में जो वीवर्स होते हैं उनको सप्लाई करता है। तो ट्रेडर यहाँ पे जो मर्चेंट है वो ट्रेडर से कॉटन या फिर यार्न खरीदता है, वीवर्स को सप्लाई करता है। वीवर्स फिर उस यार्न से कपड़ा बना देते हैं। फिर यही मर्चेंट फिर से वीवर से वो कपड़ा ले लेते हैं और बाकी पूरे कंट्री के अंदर सप्लाई करते हैं। ठीक है? और ये जो मर्चेंट्स होते हैं ना, इनके कॉन्टेक्ट्स होते हैं, मर्चेंट के कॉन्टेक्ट्स होते हैं पूरे कंट्री के अंदर जो भी गारमेंट मैन्युफैक्चरर होते हैं उनसे। ठीक है? जो गांव में जो वीवर है उसके उतने कॉन्टेक्ट्स नहीं होंगे। ठीक है? उसको नहीं पता वो जो कपड़ा बना रहा है वो कहाँ जाके बिकेगा। क्लियर? उसका कपड़ा कहाँ सप्लाई हो रहा है उसको नहीं पता, लेकिन मर्चेंट को पता है कि वो कपड़ा मुझे कहाँ कहाँ सेल करना है। क्लियर? और उसके पास पहले से ऑर्डर्स भी रहते हैं। ठीक है? एडवांस ऑर्डर रहते हैं कि भाई इस टाइप का कपड़ा बना के भेजो। तो अकॉर्डिंगली मर्चेंट क्या करता है, वही यार्न खरीद के उस व्यूअर को सप्लाई करता है। व्यूअर को पहले से ही बोल देता है मुझे इतना इतना ये बना के दे दो। ठीक है? तो इस तरीके से ये सिस्टम चलता है। फिर ये सेकंड इमेज देखो, ये पावर लूम्स के इमेज है। ठीक है? ये मतलब ये पावर लूम है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था ना, वो हैंड लूम था, मतलब हाथ से चलता था। क्लियर? और ये पावर लूम है, इलेक्ट्रिक करंट से चलता है। So the weavers live in villages around and take the yarn supplied by these traders to their homes, where the looms are located in sheds adjacent to their house. तो weavers क्या करते हैं, ये जो मर्चेंट है इसके यहाँ से यार्न लेके आते हैं, ठीक है, और अपने लूम्स में, लूम्स इनके घर के बाजू में ही है, एक शेड रहता है, वहां पे लूम्स इन लोगों ने रखी है, मशीन्स। तो दिस फोटोग्राफ शोज अ पावर लूम इन वन सच होम। तो किसी के घर पे एक पावर लूम पड़ी है, तो ये उसका पिक्चर है सेकंड। वीवर्स एंड देयर फैमिली स्पेंड लॉन्ग आवर्स वर्किंग ऑन दिस लूम्स, है ना। लूम्स में बहुत मतलब पूरे दिन लग जाता है, मतलब खट 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 चलते रहता है वो लूम। ठीक है? और धीरे 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 जो है यान पूरा स्टिच होके वो कपड़ा बनता है। ठीक है? यान को इस तरीके से स्टिचिंग वो लास्ट वीडियो में देखा था। सो मोस्ट वीविंग यूनिट्स हैव अबाउट 2 to 8 पावर लूम्स ऑन विच द यार्न इज वोवन इनटू क्लॉथ। तो जितने भी गांव में वीविंग यूनिट्स है, तो हर एक के पास 2 से 8 पावर लूम्स है, जहाँ पे ये चलता है काम। और लूम्स में ऐसा होता है, पावर लूम में भी एक आदमी को ध्यान रखना पड़ता है, अगर धागा वगैरह टूट जाता है तो वो लूम बंद हो जाता है, फिर वो वापस से जो जो धागा है, जो यार्न है, ठीक है, वो वापस से उसमें लगाना पड़ता है, फिर वो फिर से ऑटोमेटिक चालू होता है। तो a variety of sarees, towels, shirting, ladies dress material and bedsheets are produced in these looms। ठीक है? तो बहुत सारी टाइप की वैरायटीज जो है लूम्स के ऊपर बनता है, बहुत सारी अलग अलग वैरायटी का कपड़ा जो है बन के तैयार होता है। They then bring back the finished cloth to traders। Here they can be seen getting ready to go to a merchant in the town। फिर क्या करते हैं, ये जो है पूरा जो वीवर्स जो होते हैं फिर फिनिश क्लोथ जो होता है लाके ट्रेडर को देते हैं, फिर रेडी होते हैं मर्चेंट के पास जाने के लिए। द ट्रेडर कीप्स एन अकाउंट ऑफ द यार्न गिवन एंड पेज देम मनी फॉर वीविंग दिस इनटू क्लॉथ। ट्रेडर क्या है, एक लिंक है, ट्रेडर भी एक लिंक है मर्चेंट्स और वीवर्स के बीच में। ठीक है? मर्चेंट्स के कॉन्टेक्ट है पूरे कंट्री में। ठीक है? मर्चेंट के कॉन्टेक्ट गांव के अंदर नहीं है। गांव के अंदर किसके कॉन्टेक्ट है, ट्रेडर के कॉन्टेक्ट है। ट्रेडर को पता है किसके घर में कितनी लूम्स है, कहाँ पे मुझे कपड़ा जल्दी से बन के मिल सकता है। तो ट्रेडर लिंक है बिटवीन मर्चेंट एंड वीवर। ठीक है? मर्चेंट लिंक है बिटवीन द क्लॉथ एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री, जहां पे गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स गारमेंट बनाते हैं। क्लियर? तो ये देखो, ये सब बैठे हैं, रेडी है जाने के लिए। ठीक है? कपड़ा बना दिया है, तो यहाँ पे ट्रेडर आया हुआ है। ठीक है? कि भाई कितना कपड़ा बन गया है बता दो, हिसाब किताब लिख देते डायरी में, और फिर चलते हैं मर्चेंट के पास, वहां पे जाके तुम्हारा कपड़ा दे आते हैं। ठीक है? नेक्स्ट अपना मेन टॉपिक अब, पुटिंग आउट सिस्टम, वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लोथ एट होम। सो पुटिंग आउट सिस्टम
ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, पुटिंग आउट सिस्टम, ठीक है, वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लोथ एट होम। तो सिस्टम आउट सिस्टम कर देना, पुटिंग आउट सिस्टम यानी क्या कि मतलब सारी चीजें खुद ना करना, मतलब जैसे वीवर्स है तो वीवर्स खाली क्लॉथ बनाएंगे, वो फिर जाके मार्केट में जाके बेचेंगे नहीं, ठीक है, बेचने का काम फिर मर्चेंट का हो गया वैसा। तो यहाँ पे हम देखेंगे द मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट्स वर्क अमंग द वीवर्स बेस्ड ऑन द ऑर्डर्स ही हैड रिसीव्ड फॉर क्लोथ। तो जितना भी मर्चेंट को ऑर्डर आया रहता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो वीवर्स को काम डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मर्चेंट को ऑर्डर कहाँ से आता है, गारमेंट फैक्ट्री से आता है, ठीक है। मान लो मेरी मर्चेंट की दुकान है, तो मुझे मान लो दिल्ली से फोन आया, ठीक है, गारमेंट फैक्ट्री वहां पे कपड़े मतलब टी शर्ट्स वगैरह बनाती है, शर्ट्स बनाती है, तो उसने मुझे ऑर्डर किया, ठीक है, कि भाई टी शर्ट बनाने के लिए कपड़ा चाहिए मुझे। तो मैं एज ए मर्चेंट, मैं मेरे गांव में जो वीवर्स है उनको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा वर्क थ्रू ट्रेडर। ट्रेडर को बोलूंगा भाई ये इतना इतना कपड़ा चाहिए अपने को बनाने के लिए, ठीक है, तो जाके काम डिस्ट्रीब्यूट करके आ जा। और ये रहा उस कपड़े का यान भी वो लोग ही सप्लाई करते हैं, मर्चेंट्स। तो द वीवर्स गेट द यान फ्रॉम द मर्चेंट एंड सप्लाई हिम क्लॉथ। यान क्या है समझ में आ गया ना, यान यानी धागा, ठीक है, यान धागे होते हैं, धागे से फिर धागे इस तरीके से क्रिस क्रॉस करते हैं, ठीक है, वो लूम्स के अंदर, फिर वो कपड़ा बन जाता है। सो यान सप्लाई कर देता है मर्चेंट वीवर्स को, फिर वीवर्स जो होते हैं वो उसको कपड़ा बना के पावर लूम्स के अंदर फिर अगेन मर्चेंट को सप्लाई कर देते हैं। फॉर द वीवर्स दिस अरेंजमेंट सीमिंगली हैज टू एडवांटेजेस। तो इस तरीके का अरेंजमेंट है तो वीवर के पास दो एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? द वीवर्स डू नॉट हैव टू स्पेंड द मनी ऑन परचेज ऑफ यान। तो यान खरीदने के लिए वीवर्स को इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, वीवर्स को खाली इन्वेस्ट करना है पावर लूम में, लूम ला के रख देनी है, यान उनको नहीं खरीदना, यान मर्चेंट सप्लाई करेगा और इनको खाली जो है वर्क करना है, खाली उस धागे से कपड़ा बना के दे देना है, ठीक है, मतलब इनको जो है इनकी मेहनत मजूरी जो है वो मिल जाएगी। क्लियर? ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग द फिनिश क्लॉथ इज टेकन केयर ऑफ, ठीक है, तो मर्चेंट उनको यान भी देगा और जो कपड़ा बन गया है वो बेचेगा भी। तो वीवर्स को जो है ना तो यान खरीदना है, ना ही इस चीज का टेंशन पालना है कि मैं इतना सारा क्लॉथ बना रहा हूं तो इसको मैं जाके बेचूंगा कहां पे। क्लियर? बेचने का काम भी मर्चेंट का है, तो वीवर्स को खाली क्या खट 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 ऐसा मशीन पावर लूम चलाना है और कपड़ा बनाते रहना है। वीवर्स नो फ्रॉम द आउटसेट व्हाट क्लॉथ दे शुड मेक एंड हाउ मच ऑफ इट इज टू बी वोवन। ठीक है, वीवर्स को पता रहता है, ठीक है, कि कौन सा क्लॉथ उनको बनाना है, मतलब इतने सालों से, मतलब 1 साल से 2 साल से अगर इसी लाइन में है तो उनको पता है कि मर्चेंट कौन से टाइप के क्लॉथ की डिमांड करेगा, ठीक है, और कितना उनको बना के रेडी रखना है, मतलब यान उनके पास पहले से पड़ा रहेगा। तो हो सकता है वीवर्स भी एडवांस में जो है वीविंग करके रखे। हाउएवर दिस डिपेंडेंस ऑन द मर्चेंट्स बोथ फॉर रॉ मटेरियल एंड मार्केट मीन्स दैट द मर्चेंट्स हैव अ लॉट ऑफ पावर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अब क्या है, वीवर्स डिपेंडेंट है ना मर्चेंट के ऊपर, मर्चेंट ऑर्डर देगा तो वीवर्स बनाएंगे कपड़ा और उसको सप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी है वीवर्स की मर्चेंट के ऊपर। क्लियर? अब वीवर को मान ले मर्चेंट ने हाथ खड़े कर दिए तो वीवर कहाँ से कपड़ा बनाएगा, वीवर बनाएगा ही नहीं ना जब उसको ऑर्डर ही नहीं मिलेगा, ठीक है। दे गिव ऑर्डर्स फॉर व्हाट इज टू बी मेड एंड दे पे अ वेरी लो प्राइस फॉर मेकिंग द क्लॉथ। अब देखो खाली मेहनत मजूरी इनको दी जाती है, तो जितना भी भाई तुम्हारा लाइट बिल आया है पावर लूम का, जितना तुम्हारी मजूरी गई है, जितनी तुमने मेहनत की है कपड़ा बनाने का, उसके अकॉर्डिंग इनको प्राइस दिया जाता है। तो मर्चेंट्स काफी लो प्राइस इनको पे करते हैं, ठीक है, और मर्चेंट्स उल्टा हाई प्रॉफिट्स अर्न करते हैं। वो लोग गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को जब सप्लाई करते हैं क्लॉथ, ठीक है, तो वो लोग हाई प्रॉफिट मार्जिन पे उनको सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट किसका है, ज्यादा प्रॉफिट मर्चेंट का है कंपेयर टू वीवर। वीवर्स को बहुत ही कम पैसा दिया जाता है। आगे देखते हैं, the weavers have no way of knowing who they are making the cloth for or at what price it will be sold। तो वीवर्स को पता ही नहीं चलता, ठीक है, कि वो कपड़ा किसके लिए बना रहे हैं और कितने पैसे में वो आगे जाके बिक रहा है। मर्चेंट उनको ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। क्लियर? मर्चेंट को अगर पूछेंगे भी वीवर कि भाई ये कहाँ जा रहा है कपड़ा, ठीक है, कितने प्राइस में बिक रहा है आगे, तो वो नहीं बताते हैं। क्लियर? एट द क्लॉथ मार्केट द मर्चेंट सेल द क्लॉथ टू गारमेंट फैक्ट्रीज। In this way the market works more in favor of merchant। तो क्या है, क्लॉथ मार्केट में मर्चेंट्स जो होते हैं वो क्लॉथ सेल करते हैं गारमेंट फैक्ट्रीज को, और ये मार्केट ज्यादातर फेवर किस में है, मर्चेंट के फेवर में चलता है, ठीक है, क्योंकि मर्चेंट को सब आइडिया है, पूरे मार्केट का आइडिया है, वीवर को कोई आइडिया नहीं है, उसको खाली गधा मजदूरी करनी है ना, खाली क्लॉथ बना बना के मर्चेंट्स को जो है सप्लाई करना है।
चलो आगे, वीवर्स इन्वेस्ट ऑल देयर सेविंग्स ऑन और बोरो मनी एट हाई इंटरेस्ट रेट्स टू बाय लूम्स। अब लूम्स खरीदने के लिए वीवर्स के अगर खुद के पास खुद का पैसा है तो वो लगाएंगे, अगर खुद के पास पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, बोरो करके फिर इन्वेस्ट करेंगे। तो हर एक लूम का देखो 20,000 रुपये लगता है ना। ये जो हमने पावर लूम देखी तो एक लूम की कॉस्ट कितनी है, 20,000 है। तो एक अगर स्मॉल वीवर है, अगर 2 लूम भी वो चला रहा है तो 40,000 का तो उसका इन्वेस्टमेंट हो गया। द वर्क ऑन दिस लूम्स कैन नॉट बी डन अलोन। और इस लूम्स पे ऐसा नहीं कि अकेले काम किया जा सकता, फैमिली के दूसरे मेंबर्स को भी लगाना पड़ता है। ठीक है, मैं अकेला 2 पावर लूम एक साथ हैंडल नहीं कर सकता हूँ, एक बंदा एक पावर लूम पे चाहिए। द वीवर एंड अनदर एडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली वर्क अप टू 12 आवर्स अ डे टू प्रोड्यूस क्लॉथ। और इस पावर लूम पे जब तक कपड़ा बनता है तब तक उसके साथ साथ खड़ा रहना पड़ता है। कभी भी मशीन में प्रॉब्लम आती है उसको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, कपड़ा प्रॉपरली बन रहा है। कोई धागा टूट गया तो जो कपड़ा बन रहा है ना उसमें फॉल्ट आ जाएगा, वो प्रॉपरली नहीं बनेगा, उसमें छेद रह जाएंगे कपड़े के अंदर। क्लियर। तो 12 घंटे तक उनको जब जैसे जैसे खटखट खटखट चलते रहता है वो पावर लूम में, उनको साथ में खड़े रहना ही पड़ता है। फॉर ऑल दिस वर्क दे अर्न अबाउट 3500 पर मंथ। और इन सभी का ये सब करके कितना कमा लेता है वीवर, भगासा आ रहा है आज तो मुझे। चलो इतना सब करके वीवर जो है ना 3500 रुपए एक महीने के कमा लेता है। ठीक है, कितना, 3500 रुपीज पर मंथ। पूरा मतलब हर रोज 12 घंटे उस वीविंग मशीन के ऊपर करते करते। पावर लूम का मैं वीडियो बताऊंगा, पिछले बार हमने वीडियो देखा था वो हैंड से जो लूम चलती है उसका, पावर लूम का भी देखना कैसे खटखट खटखट आवाज आती रहती है उसमें। द अरेंजमेंट बिटवीन द मर्चेंट एंड द वीवर्स इज एन एग्जांपल ऑफ पुटिंग आउट सिस्टम। ठीक है, तो ये जो हमने एग्जांपल देखा ना मर्चेंट और वीवर्स के बीच में, ये है एग्जांपल पुटिंग आउट सिस्टम। ठीक है, मतलब जो कपड़ा बना रहा है वो खुद नहीं बेच रहा है और वो खुद यार्न भी नहीं खरीद रहा है, यार्न के लिए और बेचने के लिए वो मर्चेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर, तो इसी को बोला जाता है पुटिंग आउट सिस्टम। अब जैसे कि मान लो ये सब ऐसा आजकल भी होता है, जैसे बैंक वगैरह है तो बैंक जैसे लोन वगैरह सब देती है अपने कस्टमर्स को। ठीक है, तो लोन के लिए भी मार्केटिंग टीम होती है जो कि मार्केट में घूम घूम के ये देखती है भाई किसके पास किस किस को लोन की जरूरत है। अब जैसे ये देख लो policybazaar.com की बहुत ऐड आती है ना, तो वो भी एक एग्जांपल है पुटिंग आउट सिस्टम का। ठीक है, पॉलिसी बाजार क्या करता है, वो अलग अलग कंपनीज की पॉलिसी सेल करता है। ठीक है, मतलब लोग policybazaar.com पे विजिट करेंगे, वहां से उनको जो भी कंपनी की पॉलिसी पसंद आती है, मान लेते हैं आईसीआईसीआई की पसंद आ गई, वो कम रेट में है, ठीक है, या फिर कोई दूसरी बैंक की पसंद आ गई, तो वो लोग वहां से खरीद लेंगे वो पॉलिसी। तो क्या हो, अब बैंक को वो पॉलिसी बेचने की जरूरत नहीं है, बैंक की पॉलिसी बेचने का काम या फिर जो भी लाइफ इंश्योरेंस जो भी जितने भी कंपनीज है उन सबकी पॉलिसी बेचने का काम कौन कर रहा है, policybazaar.com। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया पुटिंग आउट सिस्टम। ठीक है, मतलब सारी चीजें खुद ना करें, ठीक है, दूसरों आउटसोर्स कर दे, क्या कर दे, आउटसोर्स कर दे। क्लियर। अब जैसे कि जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स वगैरह जिनके ट्विटर अकाउंट्स और जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं जिनके ट्विटर अकाउंट्स है, ठीक है, या फिर जैसे कि एनएसई जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसका जो ट्विटर अकाउंट है, ये सब लोग अपने अपने अकाउंट्स आउटसोर्स कर देते हैं। मतलब एक कंपनी को देते हैं तुम लोग हमारा हैंडल करो, अच्छी अच्छी मेरे रिलेटेड पोस्ट डालो, वो लोग वेरीफाई करके ही डलवाते हैं पोस्ट। ठीक है, अभी बीच में एक एनएससी के जो ट्विटर अकाउंट था ना उसमें कुछ ये भी आ गया था, एक गलत पोस्ट आ गई थी। अगर तुम लोग कनेक्टेड हो न्यूज चैनल्स वगैरह से तो तुम्हें पता होगा क्या हो गया था। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो ट्विटर अकाउंट था ना उसमें कुछ मिसमैनेज हो गया था, जिनको आउटसोर्स करने के लिए दिया था उन्होंने कुछ गलत पोस्ट डाल दी थी। ठीक है, अगर नहीं पता है तो पता करके देखो क्या हुआ था। क्लियर, जस्ट तुम टाइप करोगे पता चल जाएगा वैसा। So the arrangement between the merchant and the weavers is an example of putting out system, whereby the merchant supplies the raw material and receives the finished product. तो मर्चेंट क्या करता है, सप्लाई करता है रॉ मटेरियल और रिसीव क्या करता है, फिनिश प्रोडक्ट। फिर वो मर्चेंट जो है आगे गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई कर देता है। इट इज प्रिवेलेंट इन द वीविंग इंडस्ट्रीज मोस्ट रीजन ऑफ द इंडिया। तो ऐसा ही सिस्टम बहुत सारे वीविंग इंडस्ट्री में चलता है। ठीक है, बहुत सारे पूरे इंडिया में जितने भी वीवर्स के यूनिट है सब जगह इसी टाइप का सिस्टम चलता है। क्लियर है सभी को? ओके, तो अब एक देख लेते हैं वीडियो पावर लूम किस तरीके से वर्क करता है, फिर हम एक वीवर्स कोऑपरेटिव टॉपिक है वो देखेंगे। क्लियर? तो ये देखो, ये जो हमने स्पिंडल देखा था ना वो उसमें भी डालते थे। ठीक है, कल जो राजस्थान वाला वीडियो देखा था। अब ये पावर लूम ये ऑटोमेटिक चलेगा, इसमें वो पैर से करने की जरूरत नहीं है ऐसे 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 ऐसे। अब देखो
ये मशीन से मोटर से चल रहा है गोल गोल। अरे सटा सट ये बीच में कुछ जा रहा है, वो वही है, वो वाला जो बीच में धागा क्रॉस करता है, ऐसा 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 ऐसा। तो ऐसे खट 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 चलते रहता है। वो धागा जब भी टूट जाता है ना, मशीन अपने आप रुक जाती है और वो स्पिंडल में फिर धागा डाल के, बॉबिन डाल के उसको, जैसे देखो, हाँ ये देखो, फिर से इसमें बॉबिन डाल रहा है और फिर ये बीच में डालेगा और फिर इसको लूम को स्टार्ट करेगा। ये सब ऐसे अंदर डाल के फिर उसको चालू कर देते हैं मशीन। ये देखो, कट 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 कट। इस तरीके से जो है वीवर्स जो होता है ना, वो काम करते हैं, धागे से कपड़ा बनाते हैं वीवर्स। और ये देखो इतनी बड़ी पावर लूम है। तो ये पावर लूम कुछ 20,000 रुपये का कॉस्ट, जैसे कि हमने देखा था, इतने की आती है। क्लियर? चलो पावर लूम क्या होता है हमने देख लिया। चलो अब आगे एक स्टोरी है यहाँ पे, वीवर्स कोऑपरेटिव। वीवर्स कोऑपरेटिव यानी क्या होता है? जैसे अभी हमने देखा पुटिंग आउट सिस्टम में एक ड्रॉबैक है कि वीवर को डिपेंडेंट रहना पड़ता है रॉ मटेरियल के लिए भी, और उनको ये भी नहीं पता वो उनका कपड़ा कहाँ जा रहा है और कितने में बिक रहा है। ठीक है, तो वीवर्स कोऑपरेटिव क्या है? सो वी हैव सीन दैट वीवर्स आर पेड वेरी लिटिल बाय द मर्चेंट अंडर पुटिंग आउट सिस्टम। उनको पैसे भी काफी कम मिलते हैं वीवर्स को। Weavers cooperative are one way to reduce the dependence of the merchant and to earn a higher income for weavers। तो weavers cooperative क्या है? एक तरीका है जिससे कि मर्चेंट के ऊपर की जो डिपेंडेंसी है वो कम कर दी जाए। इन अ cooperative, people with common interest come together and work for their mutual benefit। In a weavers cooperative, the weavers from a group and take up certain activities collectively। ठीक है, तो यहाँ पे cooperative में क्या हो गया कि सेम इंटरेस्ट के लोग, जैसे सारे लोग वीवर्स है तो सारे वीवर्स कंबाइन हो गए। ठीक है, और वो कंबाइनली अपने बेनिफिट के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, वो एक ग्रुप बना देते हैं और हर एक जना अपनी अपनी एक्टिविटी करता है। ठीक है, मतलब किसी का अगर लिंक है यान प्रोक्योर करने में, उसको पता है यान मुझे कहाँ से मिलेगा, तो वो वीवर्स का जो कोऑपरेटिव है उसमें से एक बंदा क्या करेगा, यान लेके आएगा। मान लो उसमें से किसी एक का ये है कि भाई मेरे कॉन्टेक्ट है ना, कि कहाँ कहाँ हम कपड़ा बेच सकते हैं, तो कपड़ा बेचने का काम करेगा। तीसरा बंदा है भाई मुझे पता है पावर लूम खटखट खटखट कैसे चलानी है, तो वो खटखट खटखट करेगा पूरे दिन। क्लियर? तो ये ग्रुप बना देते हैं वीवर्स कोऑपरेटिव, जिसमें सारी एक्टिविटीज ये लोग अंदर खुद ही करते हैं। जो मर्चेंट का रोल है ना, वो भी ये लोग अंदर ही अंदर खुद ही आपस में करते हैं। सो दे प्रोक्योर यार्न फ्रॉम द यार्न डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द वीवर्स। ये लोग यार्न खरीदते हैं, अपने अपने वीवर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और फिर जो कपड़ा बनता है फिर वो अकॉर्डिंगली गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को सेल आउट भी करते हैं। द कोऑपरेटिव ऑल्सो डज द मार्केटिंग। वो अपने कपड़े का मार्केटिंग भी करते हैं। ठीक है, मतलब जो मर्चेंट का रोल है ना, वो भी अंदर ही अंदर खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि एक वीवर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो पूरे दिन पावर लूम पे भी खड़ा रहे और फिर कंट्री के अंदर घूम के गारमेंट मैन्युफैक्चरर से कॉन्टेक्ट्स भी बनाए। ठीक है, एक वीवर से पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर 10 वीवर्स एक साथ मिल जाए या 20 वीवर्स एक साथ मिल जाए, कोऑपरेटिव बना ले, ठीक है, तो बारी बारी से हर एक लोग जो है वो अपने, उनको अलग अलग काम दे दिया जाएगा, काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। भाई यान खरीदने की जिम्मेदारी तेरी, भाई कपड़ा बेचने की जिम्मेदारी तेरी, और बना के हम 5 लोग जो है बना पूरा टाइम खटखट खटखट करते रहेंगे। और ये साइकिल फिर चेंज भी कि भाई जो लोग 5 लोग जो खटखट कर रहे थे पूरे टाइम क्लॉथ बना रहे थे, अब उनको बोलेंगे अच्छा ठीक है अब तुम जाओ राउंड पे, तुम घूम के आओ कंट्री के अंदर और गारमेंट मैन्युफैक्चरर से मिल के आओ। ऐसा तो अंदर ही अंदर आपस में ये लोग वर्क करते हैं। इसी को बोला जाता है वीवर्स कोऑपरेटिव। सो द रोल ऑफ द मर्चेंट इज रिड्यूस्ड एंड वीवर्स गेट अ फेयर प्राइस ऑफ द क्लॉथ। अब मर्चेंट का काम निकल गया, दलाली वाला काम इसमें से निकल गया, तो और इस तरीके से वीवर्स क्या होता है, डायरेक्ट पूरा प्रॉफिट खुद अर्न कर पाते हैं। क्लियर? और उनको अच्छा दाम भी मिल जाता है उनके कपड़े का। सो एट टाइम्स गवर्नमेंट हेल्प द कोऑपरेटिव्स बाय बाइंग क्लॉथ फ्रॉम देम एट अ रीजनेबल प्राइस। और कभी कभी गवर्नमेंट जो होती है वो कोऑपरेटिव से कपड़ा खरीद लेती है। ठीक है, बड़ा कोऑपरेटिव है, 20 वीवर्स का ग्रुप है, उन्होंने बहुत सारा कपड़ा बनाया, तो गवर्नमेंट उनकी हेल्प कर देती है, वो कपड़ा जो है वहां से खरीद लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस द तमिलनाडु गवर्नमेंट रन्स अ फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम इन द स्टेट। तो क्या तमिलनाडु गवर्नमेंट क्या रन करती है, फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम। तो बच्चों को कपड़ा मतलब यूनिफॉर्म सप्लाई करती है, स्कूल यूनिफॉर्म, तो वो वीवर्स से क्या करती है, कोऑपरेटिव से कपड़ा खरीद लेती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट प्रोक्योर्स द क्लॉथ फॉर दिस प्रोग्राम फ्रॉम द पावरलूम वीवर्स कोऑपरेटिव। तो गवर्नमेंट ये क्लॉथ कहां से खरीदती है, ये कोऑपरेटिव्स के पास से खरीद लेती है, मर्चेंट के पास से नहीं खरीदती है गवर्नमेंट। ठीक है, सिमिलरली गवर्नमेंट बाइज क्लॉथ फ्रॉम द हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव्स एंड सेल्स इट थ्रू स्टोर्स नोन एज कोऑप्टेक्स। और इस तरीके से गवर्नमेंट जो होती है वो हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव से भी कपड़ा खरीदती है और फिर
गवर्नमेंट के स्टोर्स होते हैं कोऑप्टेक्स, उसके थ्रू सेलिंग होता है इसका। सो यू माइट हैव कम अक्रॉस वन ऑफ द स्टोर्स इन योर टाउन। अपने टाउन में तो नहीं है, तो हमने तो नहीं सुना है ऐसा कुछ, ठीक है, लेकिन हाँ ये तमिलनाडु में है। क्लियर। तो ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक था वीवर्स कोऑपरेटिव, ठीक है, यानी पुटिंग आउट सिस्टम के जो ड्रॉबैक्स है ना, ड्रॉबैक्स क्या है, वीवर्स को डिपेंडेंट रहता है मर्चेंट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, किसके लिए, यार्न के लिए भी, रॉ मटेरियल के लिए भी, और दूसरा फिनिश क्लॉथ सेलिंग के लिए भी। तीसरा, उनको बहुत ही कम पैसे दिए जाते हैं। चौथा, उनको नहीं पता कि उनका कपड़ा मार्केट में कहाँ जा रहा है, कितने दाम में बिक रहा है। तो ये जो 4 ड्रॉबैक्स थे पुटिंग आउट सिस्टम के, वो वीवर्स कोऑपरेटिव के थ्रू रिजॉल्व किए जा रहे हैं, ठीक है। वीवर्स कोऑपरेटिव बना के उन ड्रॉबैक्स को कवर किया जा रहा है। वीवर्स कोऑपरेटिव बना दिया, अब उनको पैसे मतलब दाम भी अच्छा मिल रहा है, ठीक है, और उनको पता भी रहता है कि वो यार्न कहाँ से प्रोक्योर कर रहे हैं और अपना कपड़ा जो हम बना रहे हैं वो मार्केट में कहाँ जाके बिकने वाला है। क्लियर। तो आज हमने एक ही टॉपिक किया है, क्लियर, और उस टॉपिक का ये एक्स्ट्रा टॉपिक जो है ड्रॉबैक कवर किया है। नेक्स्ट अपना है गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। तो ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है। गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री, अब हमने देख लिया वीवर्स कपड़ा बनाते हैं, गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करते हैं। तो गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स आगे क्या करते हैं, वो अब किसको सप्लाई करते हैं, इन्होंने खरीदा, ठीक है, हम देख रहे हैं बाइंग एंड सेलिंग इज टेकिंग प्लेस एट ईच एंड एवरी स्टेप। कॉटन खरीदा गया, पहले यार्न बनाया गया, यार्न फिर खरीदा गया, वीवर्स को दिया गया, कपड़ा बनाया गया। अब ये क्लॉथ अगेन गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो खरीदती है, फिर गारमेंट्स बनाती है, जीन्स बनाती है, टी शर्ट्स बनाती है, फिर वो सेल करती है, फिर कंपनी सेल करती है शोरूम वाले को, ठीक है, फिर शोरूम में हम कंज्यूमर्स कस्टमर्स जाके फिर वो कपड़े खरीद के लाते हैं। हम वहां पे ट्राई करते हैं, पहन के देखते हैं, हाँ टी शर्ट चलो अच्छा सेट हो रहा है, साइज में फिटिंग हो रहा है, फिर हम खरीद के ले आते हैं, ठीक है। तो हमने तो बाय किया टी शर्ट, लेकिन ये टी शर्ट बनने तक की जो प्रोसेस थी उसमें भी हर एक स्टेज पे बाइंग एंड सेलिंग हुआ है, और एट द एंड हम ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसने अर्न किया है। क्लियर। तो आज के लिए यहाँ तक सेशन स्टॉप करते हैं।